हेलो बडीज, कैसे हो आप लोग। तो बेसिकली आज का सेशन स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कि नीट 2023 के लिए तैयारी चालू कर चुके हैं या तैयारी चालू करने वाले हैं। तो देखो, बेसिकली तैयारी अगर आप बिल्कुल ऑलमोस्ट चालू कर चुके हैं, क्योंकि हमने देखिए बैच भी आपका चालू कर दिया है नीट 2023 का, ठीक है। तो बेसिकली तैयारी करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। आप बेसिकली तैयारी करने उतर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ सर बस पढ़ा दो, सर आप जो पढ़ाओगे पढ़ लेंगे। आपको कुछ चीज समझनी पड़ेंगी जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर उससे पहले भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका अन अकेडमी ऑफलाइन सेंटर्स का स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 4 और 5 जून को आपके ही शहर में। 40 शहर में हो रहा है आपका ये टेस्ट, ठीक है। और इसकी लिस्ट आपको कहाँ अन अकेडमी के ऐप पे मिल जाएगी। तो जाके एक बार एनरोल करते समय देख लेना कि आपके शहर में टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर आपके शहर में ये टेस्ट हो रहा है तो जाके एनरोल कर लो, और एनरोल करते समय चाहो तो कोड आनंद डाल सकते हो, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की है वो 2 जून है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो इस ऐप मतलब इस टेस्ट के थ्रू आपको 150 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिल रही है। अब 150 करोड़ मतलब ये नहीं है आप ही को 150 करोड़ की मिल जाएगी, मतलब ओवरऑल 150 करोड़ रुपए की वर्थ की स्कॉलरशिप अन अकेडमी देने वाला है। अमाउंट बहुत बड़ा है, ठीक है। प्लस जो टॉप 40 बंदे होंगे जिनकी रैंक आएगी उनको आईफोन मिलेगा, और हर बच्चे को जिसने टेस्ट दिया है, टेस्ट अपने आप में देना ही बहुत बड़ी बात है, उस बच्चे को अन अकेडमी की टी शर्ट मिलेगी। और ये टेस्ट वो बच्चे जो आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, या 9th 10th में आए हैं, वो दे सकते हैं। मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर गिफ्ट, आपको टेस्ट इसलिए देना चाहिए कि टेस्ट जहां देने का मौका मिले टेस्ट दे दो। टेस्ट इसलिए देना चाहिए क्योंकि टेस्ट देने से आपको कुछ नए क्वेश्चंस मिलते हैं, एक आपका टेम्परामेंट बनता है टेस्ट देने का, प्लस आपको यह पता लगता है कि आपका इस समय लेवल क्या चल रहा है पढ़ाई का। और अपना खुद का पढ़ाई का लेवल पता होना बहुत 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 जरूरी है। मेरे मास्टर कहते थे जब हम पढ़ते थे कि अगर अपनी औकात नहीं पता लगाओगे तो तुम्हारी खुद की कोई कभी औकात नहीं बनेगी। उनका कहने का मतलब ये होता था कि भाई टेस्ट देके या कुछ भी देके ये पता लगाओ कि तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हारी औकात क्या है इस समय पढ़ाई में। अगर वो नहीं पता लगाओगे, उस औकात से पीछे भागोगे, तो जिंदगी में तुम्हारी कभी कोई औकात नहीं बनेगी। ये बहुत हार्ड शब्द थे जो हमसे वो सीधा सीधा मुंह पे बोलते थे। तो टेक्निकली लगेगी तभी चमकेगी। तो लगती है बात तभी आदमी की चमकती है, अदरवाइज तो आदमी कंफर्ट जोन में होता है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और टेस्ट दो। तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि आपने तैयारी चालू कर दी है, ठीक है। तो अब तो तैयारी चालू कर दी है, तैयारी चालू करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि तैयारी करनी कहां से है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको तैयारी जो करनी है वो करनी है एनसीईआरटी से। खासकर अगर आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री की बात करोगे तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो आपको पूरी की पूरी बड़ी कहां से ही पढ़नी है, पूरी की पूरी आपको एनसीईआरटी से ही पढ़नी है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी से अच्छी जगह कोई नहीं है या कोई बुक नहीं है, खासकर नीट वाले बच्चों के लिए, ठीक है। फिजिक्स भी आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है, पर फिजिक्स के लिए आप कोई रेफरेंस बुक भी यूज कर सकते हो। रेफरेंस बुक जो आपके फिजिक्स के टीचर लेक्चर में बोले आप वो रेफरेंस बुक यूज कर लो, ठीक है। या आपकी जहां से भी आप कोचिंग पढ़ रहे हो, जहां जिस टीचर से पढ़ रहे हो उस टीचर से पूछो सर आप किससे कराओगे, मैं भी वही रेफरेंस बुक यूज करूंगा, क्योंकि मैं बता सकता हूं कि आप कौन सी रेफरेंस बुक यूज करो। पर दिक्कत कहां आ जाती है, जब बच्चा और टीचर दो डिफरेंट रेफरेंस बुक यूज कर रहे होते हैं तो दोनों का पैटर्न कभी सेम नहीं हो पाता है। इसलिए हमेशा जिस टीचर को आप फॉलो करते हो उससे पूछिए कि सर कौन सी रेफरेंस बुक मैं यूज करूं, जिससे वो भी वही रेफरेंस बुक यूज करते होंगे और जिससे आप दोनों का एक वो बीच में सिंक बैठ जाता है। इसलिए रेफरेंस बुक आप वहां से यूज कीजिए, ठीक है। इसके बाद तीनों सब्जेक्ट की पीसीबी, तीनों ही सब्जेक्ट की आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो लगानी है, इसलिए मार्केट से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो खरीद ही लो। प्लस मिनिमम लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज खरीद लो, 10 ईयर्स के
PYQs खरीद लो, बहुत सी बुक आती है MTG, अरिहंत, किसी की भी, उस PYQ तो सब में ही सेम होते हैं, तो आप किसी की भी खरीद सकते हो। NTG की भी आती है, अरिहंत की भी आती है, एक दास की भी आती है, आप किसी की खरीद सकते हो, सब में PYQ तो सेम ही होते हैं। तो मिनिमम लास्ट 10 ईयर खरीद लो, उतने में हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। पर 10 ईयर से कम का मत खरीदना, ठीक है। 10 ईयर के तो क्वेश्चन हमें मिनिमम करने ही करने हैं। प्लस अगर आप कोई कोचिंग जा रहे हो या कोई किसी टीचर से पढ़ रहे हो या कोई भी अलग आपको मटेरियल मिल रहा है और आपको लग रहा है वो ठीक है, तो आप वो मटेरियल भी रिसोर्सेज पिक कर सकते हो, उससे आपका काम चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही रखना है, इससे ज्यादा हमें अपनी टेबल के ऊपर जंगल नहीं बैठाना है, मार्केट नहीं लगानी है कि 5 लाख तुम्हें एक टॉपिक पढ़ना है, 4 बुक रखी है, वो 4 बुक कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी। एक बुक चुनो, अच्छी चुनो और उसी को साल भर फॉलो करो, ठीक है। सबसे पहली बात हो गई रिसोर्सेस की। दूसरी बात आ रही है इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है, तो इसके मैं ऊपर डाल रहा हूं मैं सेल्फ स्टडी। क्या डाल रहा हूं? सेल्फ स्टडी। आप जब सेल्फ स्टडी करोगे तब आपको क्या चीजें याद रखनी है, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। सेल्फ स्टडी करते समय सबसे इंपॉर्टेंट है बडी, आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे शुरुआत से ही। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, की पॉइंट्स, रिएक्शंस, जो भी चीजें हैं वो आपको स्टार्टिंग से अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलने पड़ेंगे, ठीक है। प्लस सेल्फ स्टडी में क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करोगे। अधिकतर लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, चैप्टर पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन करते ही नहीं है। जैसे जैसे आप बड़ी चैप्टर करते जाओगे आप क्वेश्चन करते जाओगे। अब उस क्वेश्चंस में क्या होगा? एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज इन टेक्स्ट होंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स होंगे और पीवाईक्यूज होंगे। अगर आपने इतना कर लिया, ये तीनों चीजें कर ली, मोर देन इनफ है। 1 साल बाद आप देखोगे कि आपका सारा क्वेश्चन, सारा सिलेबस, सारे तरह के क्वेश्चंस कवर हो चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक फॉर्मूला शीट बनाओगे। ये फॉर्मूला शीट बड़ी लास्ट में रिवीजन करते टाइम बहुत काम आती है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्या बनाओगे? मोल्स हो गया, थर्मो हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, इनके सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इनके सारे फॉर्मूले एक शीट में आ जाएंगे, तो लास्ट में बड़ी रिवाइज करते समय बहुत हेल्प हो जाती है इन फॉर्मूला शीट से, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, आप एक एरर नोटबुक मेंटेन करोगे। क्या मतलब है एरर नोटबुक मेंटेन करने का? इसका मतलब है कि आप जैसे क्वेश्चन करते जा रहे हो, आपने क्वेश्चन किया और क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, या क्वेश्चन में आपने कुछ किया जिससे आपकी गलती हो गई, तो आपने कहा ओह ये गलती हमने की है क्या, तो बस इसको तो अभी आप ऐसे भूल के निकल जाओगे गलती की है, इसको कॉपी में नोट कर लो कि जब आप अगली बार देखोगे तो आप देखोगे अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक फॉर्मूला लिखा कोई भी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, आप वहां पे फॉर्मूला भूल गए, तो आपको याद रहेगा बाद में, अच्छा यहाँ पे हम डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच की जगह हम कुछ और लिख गए थे, तो ये आप फॉर्मूला शीट में, सॉरी, अपनी एरर नोटबुक में लिख लोगे, तो वहां पे जब आप फ्यूचर में जाओगे रिवाइज करते, अच्छा आपको, अच्छा इसकी जगह हमने ये गलती कर दी थी, करना था मैं ये, तो आपको गलती भी दिख गई और आपको नया फॉर्म, वो वाला फॉर्मूला भी दिख गया, तो बेसिकली आप फ्यूचर में कभी सेम गलती दोबारा रिपीट नहीं करोगे। अब सोचो, इस तरीके से करते करते जब गलतियों का लेवल रिड्यूस हो जाएगा, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जहां पहले आप 80% गलतियां करते थे, बाद में आप केवल 20% गलतियां कर रहे होगे। सोचो ये अपने आप में कितना बड़ा अचीवमेंट है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एरर नोटबुक तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ गए कि स्टार्ट करने से पहले क्या करना है। और लास्ट चीज, अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हो तो आपको अपने पेपर के बारे में, जो कि हमें नीट 2023 में पेपर देना है, उसके बारे में सब पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, नहीं, हमें सबसे पहले तो एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए कि एग्जाम किस पैटर्न में आने वाला है, ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज हमें पता होना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। अब ऐसा ना हो कि तुमने एक नॉर्मल चैप्टर है जिससे एक क्वेश्चन आना है, उसको तुमने 5 दिन दे दिए, जिससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आने हैं उसको तुमने केवल 1 आध दिन ही दे के बैठे हुए हो। तो पता होना चाहिए ना ये बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। फिर उसी चैप्टर्स को पता लग जाए तो उसी के अकॉर्डिंग, एग्जाम वेटेज के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी
प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब ये वीडियोस कहाँ मिलेंगे? देखो, इस साल का जो पेपर होगा 2022 का, वो तो हम बाद में एनालिसिस करेंगे कि किस जगह से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। पर उससे पहले के साल के 2021, 20, 18, 19 इनके पेपर हम एनालाइज कर चुके हैं और इसी चैनल में उनके एनालिसिस के डेप्थ एनालिसिस करके वीडियो पड़ा हुआ है। खासकर केमिस्ट्री का तो मैंने सेपरेटली बनाया हुआ है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल का। तो वहां जाके देख लो तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और कौन चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता लग जाए किस चैप्टर में कितना टाइम एलोकेट करना है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। तो अगर आप तैयारी चालू करने जा रहे हो तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, प्लस आपको अपना फिक्स्ड एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। एक फिक्स्ड शेड्यूल बनाओ अपना, ठीक है। अब आप बोलोगे सर शेड्यूल आप बता दो, नहीं, शेड्यूल कभी आपको आपका टीचर नहीं बताएगा बड़ी, शेड्यूल आपका खुद का होगा। जैसे आपको सुबह पढ़ने में अच्छा लगता है तो आप शेड्यूल सुबह के हिसाब से बनाओ, आपको लेट नाइट तक पढ़ने में अच्छा लगा है तो शेड्यूल लेट नाइट के हिसाब से बनाओ। तो शेड्यूल बड़ी अपने अकॉर्डिंग बनाओ, ठीक है। किसी दूसरे के दोस्त के या टीचर के कहने पे मत बनाओ। पर हमने तो बोल दिया रात में पढ़ना 2 बजे तक, तो मैं पढ़ा, रात में आती है नींद, तो हो गया शायद शेड्यूल की ऐसी की तैसी हो गई, कोई मतलब ही नहीं रह गया शेड्यूल का। तो इसलिए शेड्यूल अपने हिसाब से बनाओ जब आपको पढ़ना अच्छा लगता हो, ठीक है। पर उनके लिए जो मैंने ये सारी चीजें बताई हैं इनको ध्यान में रखना और ध्यान में रखते हुए शेड्यूल बनाना और पढ़ाई भी उसी हिसाब से चालू करना, ठीक है। समझ में आया? तो मुझे लगता है मैंने आपको एक ब्रॉड आइडिया दे दिया है कि कैसे आपको अपने एक साल की प्लानिंग करनी है नीट 2023 तक, कैसे आप चीजों को अप्रोच करोगे वो आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। पक्का ना? ठीक है। तो चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता ही है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो शेयर भी करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस।